हेलो स्टूडेंट्स, एम्बिशन स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम अपना चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने पिछले 2 क्लासेस में देखे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। साथ ही साथ में हमने टोटली जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ साथ उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह था वो सब देखे थे। वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा था कि जो एक्सटेंट होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वो किस हद तक के होगा, मतलब कि एक प्रकार से वो बेंडिंग ऑफ लाइट डिफाइन कर रहा था। कौन? रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड रहेगा कि वो जो लाइट है वो कितना बेंड होगा या फिर वो लाइट जो है वो कितना डायरेक्शन अपने चेंज करेगा। अगर ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो ज़्यादा बेंड होगा, अगर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो कम बेंड होता है। ऐसा उसका मीनिंग होता है, समझ में आ रहा? ठीक है। उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के बीच में हमने रिलेशन देखे थे। अगर सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहा है तो वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, मतलब वेलोसिटी के रेशियोज पे, मीडियम 2 टू मीडियम 1, है ना। अगर फर्स्ट टू सेकंड है तो वैसे वहाँ पर भी हमने देखे थे। आपने और एक चीज़ वहाँ पर पढ़े थे दोस्तों, वो थी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए? जैसे कि अगर हमारा मीडियम है एज अ वैक्यूम को हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम लेते हैं, मतलब कि जहाँ से इंसिडेंट रे पास होती है, तो वहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उसे बोला जाएगा, उस मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उसे बोला जाएगा ऑप्टिकली, उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको क्या बोला जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसी छोटी छोटी टर्म्स है जो आप बच्चों ने सभी ने याद रखना है, उसको रिवीजन रखो। साथ ही साथ में जितने भी आपके इंटरनल क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, लाइक कैन यू टेल, यूज योर ब्रेन पावर, कैन यू रिकॉल, ये सारी चीजें, कैन यू रिकॉल चलो ठीक है, बट फिर भी वो भी करना है आपने। तो ये सारी चीजों का आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसे हैं जो क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको वो लिख कर देना जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको पहले से ही हो चुके हैं या फिर आपको उसके बारे में जानकारी है, इसलिए मैं उसको नहीं करवाता, बस ओवरऑली बता के आपको करना होता है वो, ठीक है। चलो, तो आज हम शुरुआत करते हैं ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर मीडियम का मीनिंग क्या है? ऑप्टिकल का मीनिंग क्या है जनरली? ऑप्टिकल यहाँ पर रिलेट कर रहा है लाइट के साथ में। ऑप्टिक्स जो ये वर्ड है ये रिलेटेड है लाइट से, और हम जो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं? लाइट का पढ़ रहे हैं। जो लाइट रे आ रही है, जो लाइट रे पास होती है कोई मीडियम से दूसरे मीडियम में, और जब उसका रिफ्रैक्शन होता है तो वहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? लाइट के बारे में देख रहे हैं, है ना। लाइट के बारे में देखने की वजह से यहाँ पर हमने यूज किया ऑप्टिकली, मतलब वो रिलेट करेगा लाइट के साथ में, समझ में आ रहा? फिर रेयरर और डेंसर। रेयरर का मीनिंग क्या है? देखो, रेयरर का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम कोई मीडियम कंसीडर करते हैं तो वहां पर जो लाइट पास होती है उसके लिए ज्यादा स्पेस मिलना। ज्यादा स्पेस का मीनिंग क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट रहेगी वो वहां पर मैक्सिमम रहेगी, समझ में आ रहा? मतलब जो स्पीड, जो लाइट जिस स्पीड से ट्रैवल करती है वो वहां पर ज्यादा रहेगी। कौन से मीडियम में? रेयर मीडियम में। उसको बोला जाता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। मतलब ऐसा मीडियम, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें जो जो लाइट रे है वो हाई स्पीड से, ज़्यादा स्पीड से पास होती है, उसको बोला जाता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। वही अगर हम बात करेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब लाइट की ट्रैवल होने की जो गति है, जो स्पीड है, वेलोसिटी हम उसको कह सकते हैं, वो क्या होती है वहाँ पे? रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस होने का मीनिंग वहाँ पर उसकी वेलोसिटी, जो स्पीड है वो कम रहती है। क्या रहती है? उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी कम, बहुत ही कम रहती है। उसको बोला जाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मतलब जो पार्ट है उस मीडियम का वो डेंस रहेगा। डेंस का मीनिंग एक प्रकार से हम बोल सकते हैं घना, मराठीमध्ये सांगितल्यास दाट, समजून राहिलं? ओके, हाँ, मतलब कि जो डेंसर मीडियम है उसको हम बोलेंगे कि जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट लो रहती, लेस रहती, उसको बोला जाता है डेंसर मीडियम, और जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहती है उसको बोला जाता है रेयरर मीडियम, ठीक है। उसके बाद में और दूसरी चीज, मतलब कि ये जो मीडियम है एक्चुअली वो भी आपको पता रहने वाला, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं मीडियम की, है ना। तो मीडियम मीन्स क्या है? एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है वो जहां से लाइट रे या फिर जो लाइट की जो रेज है या पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं? पास होते हैं। पार्टिकल्स कौन से फॉर्म में रहेंगे? फोटॉन्स के फॉर्म में, है ना। आपने देखे लाइट क्या कंसिस्ट करती है? एनर्जी से भरे, एनर्जी के पैकेट से भरे फोटॉन्स, एनर्जी पैकेट्स फॉर्म करती है, मतलब उसको बोला जाता है
फोटॉन्स। तो वो जो फोटॉन्स है, जो लाइट के पार्टिकल्स है, वो क्या होते हैं, एक सब्सटेंस में, एक ऐसे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में वो ट्रैवल करते हैं, उसको बोला जाता है मीडियम। समझ में आ रहा है? अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस फ्रॉम विच लाइट कैन ट्रैवल, ध्यान से देखो, नोट डाउन कर सकते हो। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, सॉरी, अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जहां से लाइट रे क्या हो सकती है, पास हो सकती है, ट्रैवल होती है, उसको बोला जाता है मीडियम। फिर मीडियम हमने दो प्रकार के पढ़ना है, एक है ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर, वो अभी एक एक करके देखते हैं। आई होप आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या हमको आज पढ़ना है, क्या उसके पीछे का रीजन है पढ़ने के पीछे का, ठीक है ना। चलो देखो, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। सबसे पहले ऑप्टिकली रेयरर मीडियम देखते हैं। ऑप्टिकली क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि वहां पे लाइट से हम रिलेट कर रहे हैं, इसलिए लाइट के लिए पढ़ रहे हैं उसको रेयरर मीडियम, क्योंकि अलग अलग मीडियम होते हैं। रेयरर का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, जहां पर घना नहीं होता, मतलब एक पर्टिकुलर दूर दूर जो स्पेस ज्यादा होती है वहां पे, उसको रेयर ये चीज कहा जाती है, बहुत कम, है ना। लेकिन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है तो ये सीधा सीधा डायरेक्ट करेगा वहां पे लाइट को, किसको डायरेक्ट करेगा, लाइट को। ओके चलो, द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। वही मैंने बताया, ऐसा मीडियम, ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहती है, उसको बोला जाता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अगर हम बात करेंगे एयर की, अगर हम बात करते हैं एयर की, तो एयर जो है ये आपका ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, देन ये आपका क्या है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, ठीक है। एयर क्या है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, देन किससे, ग्लास और वाटर से। किसके कंपैरिजन में वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, ग्लास और वाटर के। क्यों, क्योंकि एयर के प्रेजेंस में, एयर के मीडियम में जो आपकी लाइट रे है वो ज्यादा फास्ट मूव करती है, मतलब कि उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट रहती वो ज्यादा रहती है। समझ में आ रहा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट रहती है, मतलब कि एयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती, ज्यादा रहती है, इसीलिए एयर को हम ज्यादातर कंसीडर करते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम देन ग्लास एंड वाटर, ठीक है, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। तो उसी से रिलेट करेंगे अपना सेकंड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है ना। समझ में आ गया ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कि ऐसा मीडियम, ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जहां पे जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, जो आपकी रे ऑफ लाइट है उसकी स्पीड क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, उसको बोला जाएगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। उसको क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। देन हम बात करते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की। ओके देखो, अभी उसी के बिल्कुल अपोजिट रहेगा। और मीडियम इन विच, यहाँ पर मीडियम की बात कौन सी, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जहां से हम लाइट को इजीली विजिबल कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। और मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, मतलब कि ऐसा मीडियम किसका, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, कम रहेगी, मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी, है ना। स्पीड ऑफ लाइट कम होगी मतलब उसकी वेलोसिटी कम होगी, सो इज नोन एज अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। उसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मतलब अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ मीडियम और अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, जो स्पीड होती है लाइट की वो कम रहती, लेस रहती, वैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम को बोला जाता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। वैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्या बोला जाता है, ऑप्टिकली रेयरर बोला मैंने, बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वहां पर हमें बोलना चाहिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है ना। हाँ, जो ऐसा मीडियम, ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जहां पे स्पीड ऑफ लाइट लेस रहती, उसको बोला जाएगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एंड द मीडियम, और सिंपली डेंसर मीडियम भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। आपको अगर ऑप्टिकली ये वर्ड अगर आपको नया लग रहा होगा या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बार बार ऑप्टिकल आ रहा तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट डेंसर और रेयरर भी बोल सकते हो, ठीक है। ऑप्टिक यहाँ पर डिनोट करता है बस लाइट को, ठीक है ना। हाँ, तो देखो, अगर ऐसा मीडियम जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम रहती है लाइट की ट्रैवल करने की, तो उसको बोला जाता है डेंसर मीडियम। और ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा रहती है
रहेगा आपका ग्लास या फिर वाटर, ये होते हैं जनरली। और भी रहते हैं जैसे कि आपका केरोसिन वगैरह हो गया, ये सब आपके क्या रहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम रहते हैं एज कंपेयर टू एयर। मतलब एयर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कैसे मीडियम है, डेंसर मीडियम है। मतलब यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो थोड़ी स्लो पास होती है, वहाँ पे जो ट्रैवल होना है लाइट को वो कैसी होती है, स्लो होती है, उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। समझ में आ रहा, इसलिए उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आता है। समझ में आ गया ना, स्पीड रिड्यूस हो रही है, इसीलिए तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद में जो लाइट रे है उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है। अगर स्पीड अगर रिड्यूस नहीं हुई थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वहां पर वो जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं हुई थी, मतलब उसमें बेंडिंग नहीं हुआ रहता। साथ ही साथ में चलो ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज भी हो रही है, लेकिन उसमें भी उसकी पोजीशन भी उतनी ही मायने रखती है। मतलब हम बोल रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने के कारण डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन और एक चीज है कि जो लाइट कौन से पोजीशन से किस एंगल से वो आ रही है उसको भी वहां पर भी हमारा डायरेक्शन डिपेंड करता है। जैसे कि इंक्लाइंड रहेगा, मतलब कि जो हमने बोले ऑब्लिकली तिरछा अगर लाइट आ रहा है तो वहां पे स्पीड ऑफ डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे एक परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल के टुवर्ड अगर लाइट अगर पास हो रही है तो वहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। वो देखेंगे अभी हमने 3 पॉइंट पढ़ना है, 3 कंडीशंस पढ़ना है। उन 3 कंडीशंस के लिए हमको ध्यान में रखना है कि आगे चल के वैसे ही वो कंडीशंस अप्लाई होगी। समझ में आया? देखो पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन पर ध्यान दो। When a ray of light passes from rarer medium to denser medium, अंडरलाइन की ध्यान देके देखना पड़ेगा आपको, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं हो सकते। देखो क्या बोला है यहाँ पे पहले कंडीशन में, when a ray of light, एक लाइट की रे है जो कि पास हो रही है फ्रॉम, मतलब ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, पास हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर इट बेंड्स, बेंड्स का मीनिंग इट्स चेंज इट्स डायरेक्शन, इट्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। समझ में आ रहा, मतलब डायरेक्शन में चेंज आना उसके, ठीक है। वो जो है इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, मतलब आप जो नॉर्मल जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो सरफेस को, उसको उसके नॉर्मल के टुवर्ड वो बेंड होगी। अब वो कैसे होगी, तो चलो हम उसको देखते हैं। देखो आपने बनाना है एक, मैं थोड़ा यहाँ पर डायग्राम स्मॉल बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि हमारे पास में यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको ध्यान में लाना है उसको। चलो अब देखो ये डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि जो आपकी लाइट है वो है, उसमें जो है ये है आपका एयर मीडियम जो कि है रेयर, और ये है आपका ग्लास मीडियम जो कि है डेंसर, जो कि है डेंसर। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगी। तो क्या बोला है कि जब रे ऑफ लाइट पास होती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। वो क्या होती है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर देते हैं अपना एक नॉर्मल, ठीक है, हमने ड्रॉ करे नॉर्मल। अब हम बनाते हैं स्पीड ऑफ लाइट का बेंडिंग। देखो यहाँ से आपकी लाइट पास हो रही है, वो आ रही है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर में, मतलब कि ये आ रही है पॉइंट ओ पे, वो निकल रही है पॉइंट ए से, आपकी लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है इस पोजीशन में, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो ये ए से लेके वो जा रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ पे। उसके बाद में क्या होगा कि आपको क्या बोला है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, मतलब ये अभी रेयर मीडियम है आपका, एयर क्या है, रेयर मीडियम है। तो यहाँ पर ये लाइट की रे पास हुई है, और वो क्या बोले हैं, जब वो डेंसर मीडियम में जाती है, जब वो लाइट डेंसर मीडियम में जाती है, देन इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो वो ये जो आपका नॉर्मल आपने बनाया है, इसको हम शो कर रहा हूँ एन से, ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल के टुवर्ड वो क्या होती है, बेंड होती है, मतलब कि वो कुछ इस तरीके से बेंड होती है। समझ में आ रहा, वो कुछ इस तरीके से बेंड होगी, मतलब कि उसकी जो पोजीशन रहेगी वो टुवर्ड द नॉर्मल रहेगी, वहां पर वो एंगल फॉर्म करेंगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा, इसका मीनिंग ये है कि जो रे ऑफ लाइट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, टुवर्ड द नॉर्मल, मतलब वो नॉर्मल के और ज्यादा खींची चली जाएंगी। कब, जब हमारा जो रे ऑफ
रेयरर मीडियम से लेके डेंसर मीडियम में जा रहा है। ध्यान में क्या रखना है, रेयरर टू डेंसर, वो ध्यान में है। तो क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड होती है, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है टुवर्ड द नॉर्मल, मतलब वो नॉर्मल के और करीब करीब आने लगती है। जो उसका डायरेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, नॉर्मल के और करीब करीब, मतलब वो जो रिफ्रैक्शन रहेगा वो हमें दिखेगा नॉर्मल के पास में, टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। टुवर्ड द नॉर्मल है मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कम रहेगा, टुवर्ड द नॉर्मल मतलब पास में। ठीक है, चलो ये हो गया आपका फर्स्ट के लिए। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन के ऊपर में। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। यहाँ पर थोड़ा अपोजिट है, क्या बोला है यहाँ पे कि एक लाइट रे है जो कि पास होती है डेंसर मीडियम से लेके रेयरर मीडियम में, मतलब कि आपका एक डेंस मीडियम है। डेंस मतलब जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। डेंस मीडियम का मीनिंग क्या है, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, और वो जब पास होती है रेयरर मीडियम से तो वहाँ पर क्या होता है कि इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे यहाँ पर हमने ड्रॉ करे नॉर्मल तो वो पास में आ रही, जब डेंसर से रेयरर में जाएंगी, डेंसर से रेयरर में जाएंगी, देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो अवे का मीनिंग क्या है, दूर जाना, समझ में आया ना। तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब वो कैसे होगा, ध्यान से देखो डायग्राम में जो बना रहा है। आपने इसको घर पे भी प्रैक्टिस करते रहना है, थोड़ा बड़े साइज में आपने डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ड्रॉ करते थे नॉर्मल। अब ये नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना है डेंसर मीडियम कौन सा है, रेयरर मीडियम कौन सा है। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा बॉक्स है ये सपोज कर लेते हैं आपका ग्लास है जो कि है एक डेंसर मीडियम, जो कि क्या है डेंसर। और वही अगर हम बात करेंगे आपके बात के पोर्शन की, उसके बाहर के पोर्शन की, तो वो है एयर जो कि है रेयरर मीडियम, जो कि है रेयरर मीडियम। समझ में आ रहा, हाँ। तो अभी क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर दो आपका नॉर्मल। ठीक है, हमने नॉर्मल ड्रॉ करे। अब अपनी कंडीशन अप्लाई करो। क्या बोला गया है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट और अ लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, मतलब वो आ रहा है पहले डेंसर मीडियम से, वो जो रे ऑफ लाइट है वो किससे आ रहा है, डेंसर मीडियम से आ रहा है। जब वो डेंसर मीडियम से आ रहा है तो क्या बोला गया है कि इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब कि जब वो डेंसर से रेयरर में आएगा, जब वो डेंसर से रेयरर में आएगा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। उसका जो रिफ्रैक्शन है, उसका जो रिफ्रैक्शन है वो क्या रहेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रहेगा, मतलब कि वो फिर से ये जो आपका नॉर्मल है इसमें दूर जाएगा, वो इससे और दूर जाएगा, मतलब कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ रहा है, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे जो कि क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लार्जर रहेगा यहाँ पे, ऐसा उसका मीनिंग होता है। समझ में आया। अब हमको दो कंडीशन समझ में आ गई। पहली कौन सी कि पहले कंडीशन में बोला गया था इफ अ लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम दैट इज एयर टू ग्लास, सो दो जो आपकी ऑप्टिकल रे है, जो कि आपकी लाइट रे है, वो क्या होंगी, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, मतलब नॉर्मल के पास में आएंगी वो। साथ ही साथ में जब हम बात करेंगे और डेंसर टू एयर में, मतलब कि रेयरर में, तो वहां पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ये हो गई आपकी सेकंड कंडीशन। जब रेयरर टू डेंसर होता है वहां पर रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कम होता है। वही अगर हम बात करेंगे डेंसर टू रेयरर, तो वहां पर जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो ज्यादा होता है। रेयरर टू डेंसर रिफ्रैक्टिंग एंगल लेस, एंड जो डेंसर टू रेयरर रिफ्रैक्टिंग एंगल लार्जर, बिग। ओके, और अब आपकी जो थर्ड टाइप है वो आपको थर्ड कंडीशन क्या पढ़ना है कि अगर जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल के ही डायरेक्शन में पास हो रही है, मतलब कि जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते एक सरफेस पे उसको हमने बोले नॉर्मल, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जो लाइन की जो लाइट रे की जो डायरेक्शन रहेंगी वो क्या रहेंगी, नॉर्मल के साथ साथ रहेंगी, मतलब नॉर्मल के ही डायरेक्शन में लाइट रे भी अगर पास करती है
तो देखो कैसे बनेगा वहां पर, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली, मतलब स्ट्राइक करते हैं, इंसिडेंट का मीनिंग है ना, व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। अब ये क्या मीनिंग बोल रहा है, बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया, सिंपली पहले आप ड्रॉ कर दो एक आपका मीडियम, दो मीडियम यहाँ पर है एक्चुअली में, दो मीडियम है, यह है आपका डेंसर मीडियम लाइक ग्लास, और यह है आपका रेयर मीडियम लाइक एयर। ओके चलो अब देखो यहाँ पर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम है, मतलब ये हो गई उसकी बाउंड्री, ये जो मैं डबल ब्लॉक से कर रहा हूँ ये है आपकी बाउंड्री, ये है आपकी बाउंड्री, ठीक है, मतलब कि ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम दोनों के बीच की ये बाउंड्री है। तो क्या बोला है, व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट, जब कोई लाइट रे आ रही है और वो क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है बिटवीन अप टू नॉर्मली, नॉर्मली का मीनिंग क्या है कि जो आपकी पोजीशन रहती है नॉर्मल की, उसी पोजीशन में आपकी लाइट रे भी क्या होती है, इंसिडेंट होती है। समझ में आ रहा, जो आपके नॉर्मल की पोजीशन रहेगी, नॉर्मल की पोजीशन कैसे रहती, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब जो डेंसर और रेयर मीडियम की जो बाउंड्री है उसको परपेंडिकुलर रहता है। तो जो आपकी लाइट रे है वो क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, मतलब यही आपका नॉर्मल है और उसी डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रही है, उसी डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रही है। समझ में आ रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, वो उसी डायरेक्शन में, उसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बढ़ते हुए आगे बढ़ेगी। इसको बोला जाता है आपका थर्ड कंडीशन, व्हेनेवर द लाइट रे पासिंग फ्रॉम द नॉर्मल, पासिंग थ्रू द नॉर्मल, फ्रॉम द नहीं, पासिंग थ्रू द नॉर्मल between the boundary between the two medias, that means rarer to denser medium, then it does not change its direction, वो कभी भी अपने डायरेक्शन चेंज नहीं करता, hence it does not get refracted। एक प्रकार से ये रिफ्रैक्टेड ही है, लेकिन हम इसको ऐसा, क्योंकि रिफ्रैक्शन कब कॉज होता है, रिफ्रैक्शन कब कॉज होता है, जब चेंज इन डायरेक्शन होता है, मतलब कि बेंडिंग होता है, और ये वाले कंडीशन में आपको बेंडिंग दिख ही नहीं रहा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, हियर द इंसिडेंट रे डजंट गेट रिफ्रैक्टेड। बस इसके जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हल्की से चेंज हो जाएगी, लेकिन जो आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने वक्त उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी उस रे की, लेकिन वो बेंड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू नॉर्मल है। ध्यान में आ रहा, तो ये थे आपके तीनों कंडीशन फॉर द रेयर एंड डेंसर मीडियम जो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी के बेस पे आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वगैरह देखना है, इसीलिए मैंने ये सारा टॉपिक जो है अभी कवर किया रेयर डेंसर का, जिसमें हमने पहले देखे कि अगर कोई लाइट रे है जो पास हो रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वो बेंड होगी टुवर्ड द नॉर्मल, कुछ इस तरीके से। उसके बाद में जब हम बात करते हैं लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो वहाँ पर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, जो कि आपको दिख रहा है डायग्राम में। तीसरी बात अगर हम करते हैं कि अगर आपकी इंसिडेंट रे है, जो कि इंसिडेंट होती है कोई बाउंड्री पे दो सरफेसेस, दो मीडियम के, तो वहां पर वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, वो डायरेक्ट नॉर्मल के थ्रू ही एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, मतलब कि स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। समझ में आया, तो ये तीनों टॉपिक आप लोगों ने अपने मन में बना के रखना है, पूरा माइंड में फिट करके रखना है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अबाउट द मिरेज और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। चलो अभी देखते हैं मिरेज के बारे में, उसको आप मिराज भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है मिराज। जैसे अगर सबसे पहले अगर मैं बेसिकली बताऊंगा, तो आपने बहुत से बार ऑब्जर्व किए होंगे कि अगर आप कोई पर्टिकुलर दूर डिस्टेंस पे हो और आप एकदम समर के समय में, खासकर जब समर होता है, तो वहाँ पर आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से अगर आप दूर तक देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि रोड के ऊपर में ऐसा कोई वाटर वगैरह लहर रहा है या फिर कोई ऑयल वगैरह तैर रहा, ऐसा आपको दिखाई पड़ता है। मतलब कि आपको ऐसा भ्रम
कि वहाँ पे आप अगर ये कोई दूर पोजीशन पे हो, डिस्टेंट पोजीशन पे हो आप, और आप अगर कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या हॉट रोड को ही अगर आप देख रहे हो, तो आपको ऐसा दिखेगा कि उस रोड के ऊपर में, रोड के सरफेस के ऊपर में पानी वगैरह तैर रहा हो, ऐसा आपको लगेगा, फ्लो हो रहा है, वहाँ पर पानी जमा है, ऐसा दिखता है आपको रेड हॉट समर में, है ना। तो ये जो है यही एक एग्जाम्पल है मिरेज का, मतलब आपको ऐसा भ्रम होता, अगर जब आप वहीं पर उस पोजीशन पे जाकर देखते हो तो ऐसा उस पे वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, तो वो आपका जो इल्यूजन है जिसको हम कहते हैं भ्रम, मतलब अपना सेंस ऐसा हो जाता, हमको ऐसा सेंस आता कि वहाँ पर नहीं कुछ तो भी है ना, तो उसको बोला जाता है एक प्रकार से मिरेज। अब वो मिरेज कैसे फॉर्म होता है वो हम एक एग्जाम्पल के साथ में अभी पूरा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मिरेज की डेफिनेशन। देखो, एन ऑप्टिकल इल्यूजन, मतलब कि इल्यूजन का मीनिंग होता है भ्रम, समझ में आ रहा है, भ्रम। ऐसा आपको एक अवेयरनेस होना कि वहाँ पर कुछ तो भी है, मन को ऐसा पता ना, सेंस होना आपको, ठीक है। एन ऑप्टिकल इल्यूजन कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन, किसके वजह से है वो, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से, एटमॉस्फेयर में चेंज आने की वजह से, ठीक है, वहाँ पर रिफ्रैक्शन होने की वजह से। देखो, एन ऑप्टिकल इल्यूजन कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन, स्पेशली द अपीयरेंस ऑफ वाटर इन डेजर्ट एंड ऑन अ हॉट रोड। वही मैंने बताया कि ऐसा आपको भ्रम होता है कि डेजर्ट में खासकर या फिर हॉट रोड, गर्म रोड पे आपको ऐसा लगता है कि वहां पर अपीयर हो रहा है वाटर, वहां पर प्रेजेंट है वाटर, ऐसा दिखता है हमें, कॉज बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और वो किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्काई, जो स्काई जो लाइट जो रिफ्रैक्ट करता है इसके वजह से, बाय द हीटेड एयर, मतलब आपका समर में क्या होता है कि जो एयर है वो जो रोड के सरफेस के पास में जो एयर है, क्योंकि आपको पता है जो आपका एटमॉस्फेयर है वो पूरे तरीके से बना हुआ है एयर के साथ में, सबसे पहली चीज। उसके बाद में एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है, तो कुछ अमाउंट ऑफ लेयर उसकी, कुछ जो सरफेस के नियरर जो लेयर है और एटमॉस्फेयर की, वो कैसी हो जाती है, एकदम गर्म हो जाती है, बिकॉज ऑफ हॉटनेस, है ना, पूरे तरीके से हीट हो जाती है। तो इस वजह से हमको वहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने मिलता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने मिल रहा है मतलब वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज हो रहा है, मतलब कि लाइट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, बराबर है। हाँ, तो देखो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, मतलब वहां पर हमको ऐसा दिखाई पड़ता है कि अगर कोई रेड हॉट रोड है या फिर आपका डेजर्ट है, तो वहां पर हमें वाटर अपीयर है, या मतलब वहां पर वाटर प्रेजेंट है, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है, उसको बोला जाता है मिरेज। एक्चुअली में वैसा नहीं रहता रियली में, एक वर्चुअलिटी है ये, लेकिन ऐसा हमें भ्रम होता है, एक इल्यूजन होता है हमें, उसको बोला जाता है मिरेज। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, जो कि हम ले रहे हैं एक पेड़ का, एक पेड़ की इमेज हम वहां पर फॉर्म करेंगे। ये है आपका रियल, ये है आपका रियल ऑब्जेक्ट, ये है आपका रियल ऑब्जेक्ट। अब क्या हो रहा है कि ये रियल ऑब्जेक्ट है एक सरफेस के ऊपर में, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है इस पेड़ को, समझ में आ रहा है, ये दूर डिस्टेंस पे है, इसका डिस्टेंस काफी दूर है उस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और ये है आपका पूरा का पूरा सरफेस, इतना क्या है आपका पूरा सरफेस है। अब क्या होगा कि ये जो सरफेस है उसके पास में रहेंगे आपकी हॉट एयर, मतलब जो डिफरेंट लेयर ऑफ एयर है, उसमें जो एयर के जो लेयर्स है उसमें कुछ एयर क्या होती है, सरफेस के नियर हॉट हो जाती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मतलब जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो चेंज होने लगती और वहां पर एयर कोल्ड होते जाती। इसीलिए कुछ ऊपर रहे तो जो एयर है वो कोल्ड दिखाई गई है यहाँ पे, ठीक है ना। अब वो जो ऑब्जर्वर है उसको बिकॉज ऑफ हॉट एयर और हॉट सरफेस की वजह से उसको ऐसे लगता कि वो जो इमेज है वो रियल है, मतलब वो वहां पर इमेज ग्राउंड में फॉर्म हुई है, किसकी, तो ये पेड़ की। ऐसा उस ऑब्जर्वर को दूर डिस्टेंस पे होने के बाद में लगता है। ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं, समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होता है। देखो, इन समर द एयर नियर द हॉट रोड और डेजर्ट सरफेस हैज वेरी हाई टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं समर की, तो जो एयर होती है नियर द सरफेस ऑफ द रोड और सरफेस ऑफ द डेजर्ट वो काफी गर्म रहती है, उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है, एंड हेंस इट बिकम लाइटर देन द कूल एयर अबव इट। मतलब वो लाइटर होती है, मतलब कि यहाँ पर वो हल्की हो जाती है, उसका वेट, इट मीन्स कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है देन द कोल्ड एयर। और खासकर हॉट एयर की जो डेंसिटी है वो देन द कोल्ड एयर क्या रहती है,
कम ही रहती है। समझ में आ रहा? फिर एज द डेंसिटी ऑफ द एयर गोज ऑन डिक्रीजिंग विल इंक्रीज इन हाइट अबाउट द सरफेस, सॉरी जो डेंसिटी उसका जो वेट है वो, समझ में आ रहा, मतलब जो उसका वेट है वो, उसका जो मास है वो क्या होता है, वो लाइटर बनते जाता है। कहाँ पे? जो सरफेस है कौन सा आपका वाटर, आपका जो रोड का सरफेस हो या फिर आपका डेजर्ट का सरफेस हो, उसके अराउंड में, उसके आजू बाजू में जो आपका एयर रहेगा उसकी डेंसिटी, उसकी जो वेट है या फिर उसका जो मास है वो कम होते चल, मास नहीं वेट उसका कम होते चलता, ठीक है। और जो जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर बढ़ते हैं किस पे, एटमॉस्फेयर के लेयर में बढ़ते हैं आगे आगे, तो वैसे वैसे डिक्रीज होती है डेंसिटी, मतलब कि हाइट उसकी बढ़ जाती है अबव द सरफेस। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो इंक्रीज, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एटमॉस्फेयर में लाइट का, वो भी क्या होता है, बढ़ते चलता है। मतलब इसका मीनिंग ये है कि अगर कोल्ड एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, और अगर हॉट एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर बोले ना डेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इन हाइट, मतलब कि कोल्ड एयर आपको हाइट पे मिलती है, तो वहां पर क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है, मतलब कि कोल्ड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा, ज्यादा रहेगा। वही बात करेंगे हम हॉट एयर की, जो कम रहेगा। समझ में आ रहा? देन हेंस द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज, जो स्काई से अगर हमको लाइट रेज मिल रही है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब ऑब्जर्वर के लिए एक ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज की जो डायरेक्शन आ रही है, जो लाइट रेज की जो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट से आ रही है वो हमेशा हमें क्या दिखती है, कीप्स ऑन चेंजिंग। क्यों चेंज होती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स, आपको भी पता है एयर के पार्टिकल्स, उसके वजह से जो लाइट की जो रे है वो वहां पर क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, वहां पर उनका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। समझ में आ रहा? और जैसा रिफ्रैक्शन रहेगा वैसा उसका बेंडिंग होगा, बराबर है ना? हाँ, तो वही आपको बोला है कि हेंस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जो डायरेक्शन होगी लाइट रेज की वो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगी, और रिफ्रैक्शन का मीनिंग ही क्या है, देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। ओके, दिस मेक द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इसके वजह से जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही है दैट अपीयर टू कम फ्रॉम एन इमेज, मतलब वो हमको एज अ इमेज के फॉर्म में दिखती है। मतलब जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है तो हमको जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा दिखेगा कि उसकी हमें इमेज फॉर्म होते हुए दिखेंगी, वो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो हमें शो नहीं होता दूर डिस्टेंस के ऑब्जर्वर को, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड। और वो भी इमेज कैसी दिखती है, इनसाइड द ग्राउंड। हमको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमको मतलब भ्रम होता है, हम ऐसा इल्यूजन कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमारे ग्राउंड के अंदर में बनी हुई है, एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसी एक प्रोसेस को कहा जाता है मिरेज। उसी को क्या कहा जाता है, मिरेज। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दिखाया गया, ये है उसकी इमेज, वर्चुअल इमेज इसको बोल सकते हैं, जो कि रियल नहीं है, और ये है रियल ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है, बिकॉज ऑफ हॉट सरफेस वो जो इमेज है वो ग्राउंड पर फॉर्म हुई है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है क्या, नो। और ऐसे ही प्रोसेस होती है किसमें, आपके वाटर के हॉट रोड पे जो वाटर आपको दिखता है उसमें भी साथ ही साथ में एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि हैव यू सीन एनी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एंड अबव द होली फायर अपीयर टू बी शेकिंग, व्हाई डज दिस हैपन। मतलब आपको ऐसा दिखता है कि जो होली जो अपन जलाते ना, तो वहां पर जो होली फायर जो रहता उसके अबव द सरफेस पे जो एयर होती है वो पूरी हॉट हो जाती है, जैसे यहाँ पर होती है। इस वजह से वहां पर भी रिफ्रैक्शंस होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है। तो हमको ऐसे लगता है, हमको ऐसे दिखता है कि जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड द होली फायर वो मूविंग दिखते हैं हमको, वो ऐसे मूव हो रहे हैं ऐसे दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो हमारा भ्रम रहता है, वो बिकॉज ऑफ मिरेज होता है। समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट मिरेज का। अब हम देखते हैं अबाउट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अभी हम क्या देखते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। चलो अभी हमने देखे अबाउट मिरेज, नेक्स्ट वी विल सी अबाउट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, है ना, मतलब कि आपको देखे होंगे अपने नाइट के रिवीजन में कि आपको दिखता है कि जो स्टार्स है वो उनकी खुद की अपनी लाइट होती है, उनका खुद का एक पॉइंट सोर्स होता है जहाँ से वो लाइट क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। तो वो रात
थोड़ी समय के लिए थोड़ी डिम ऐसी आपको दिखाई देती है। इट मीन्स कि वो ट्विंकल होते रहते हैं। तो ये क्यों होता है, क्यों हमको ऐसा दिखने मिलता है, चलो देखते हैं उसको। बड़ा ही ईजी और सिंपल है आपके लिए। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से यहाँ पर ऐसा होगा, वहाँ पर रिफ्रैक्शन कॉज होगा। रिफ्रैक्शन कॉज होगा मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पे चेंज होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो अपने आप स्टार्स के ट्विंकलिंग हमें देखने मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि डायग्राम में क्या बोला गया है। देखो आपकी ये है एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार, जो है आपको अगर स्काई में अगर देखोगे आप, तो आप जो एक्चुअल पोजीशन है स्टार की वो ये है सपोज। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर है जैसे कि हम, जो कि अर्थ के सरफेस पर से स्टार को देख रहे हैं, यह है एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वर है जो कि अर्थ के सरफेस पे से देख रहे हैं, तो वो देख ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ये जो आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है बेचारा, यहाँ पर ये स्टार को बढ़िया से ऑब्जर्व कर रहा, उसको क्या दिखेगा, उसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी एपरेंट दिखेंगी। एपरेंट का मीनिंग क्या होता है? वहाँ पे एक प्रकार से स्पेस में ऐसी पोजीशन दिखना जो कि एक्चुअल में है ही नहीं वो, बट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन हमें उसकी पोजीशन चेंज दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? एपरेंट पोजीशन का मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है पोजीशन इन अ स्पेस अज्यूम बाय द ऑब्जर्वर, मतलब कि जो स्पेस में जो पोजीशन होंगी स्टार की या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट की, वो अज्यूम बाय द ऑब्जर्वर, उसको बोला जाता है एपरेंट पोजीशन। उसको क्या बोला जाता है? एपरेंट पोजीशन। समझ में आ रहा? अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे हम नीचे नीचे आएंगे, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ पे आएंगे, वैसे वैसे जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब स्पेस से अगर आप, मतलब कि स्टार के पोजीशन, स्टार कहाँ पर है? स्पेस में। स्पेस से अगर आप नीचे नीचे आते हो, मतलब एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं। एटमॉस्फेयर में चेंजेस आने की वजह से वहां पर जो एयर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है, एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है, वो जनरली इंक्रीज होता है। वो जनरली क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, चलो ये हो गई आपकी डायग्राम। अब हम समझते हैं कि स्टार्स जो है उसके बारे में वो ट्विंकल क्यों करते हैं। देखो, स्टार आर द पॉइंट सोर्स ऑफ अ लाइट एज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। स्टार जो है वो एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, एक छोटा सा पॉइंट के रूप में आपको वो दिखता है। क्यों दिखता है वो एज अ पॉइंट? बिकॉज एज दे आर द फार अवे फ्रॉम अस, और वो हमसे मतलब अर्थ से काफी दूर है, उसकी जो डिस्टेंस है वो काफी दूर होने की वजह से वो हमको एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट दिखते हैं, और वो खुद की उसकी लाइट होती है, मतलब दे आर सेल्फ ल्यूमिनस। स्टार्स कैसे होते हैं? सेल्फ ल्यूमिनस। देन नेक्स्ट, स्टार लाइट कमिंग फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। आपको भी पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो जैसे जैसे हम अबव द अर्थ सरफेस जाते हैं वो कम कम होते चलता है, मतलब कि डेंसिटी कम कम होते चलती है। इस वजह से जो मीडियम रहेगा वो रेयरर मीडियम रहेगा, जहाँ से लाइट रे फास्टली पास होती है, फास्टली मूव होती है ना। और वो क्या हो रही है, जो लाइट हो रही है स्टार से, जो लाइट आ रही है वो क्या आ रही है? फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम क्या बन गया यहाँ पे आपका? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक एयर, जो कि डेंस है, मतलब कि उसमें जो लाइट है वो थोड़ी सी स्लो फ्लो करेंगी एज कंपेयर टू स्पेस। मतलब यहाँ पर देखो, जनरली अगर एयर की बात करते हैं तो वो वैसे तो एक रेयरर मीडियम होता है, लेकिन अगर हम स्टार से आने वाली लाइट की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर की भी अलग अलग लेयर होते हैं। तो उस लेयर में से जो स्टार से जो लेयर से आती है लाइट, वहां से वो रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में एंटर करती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ गैसेस है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है ना। हाँ, फिर दिस मेक द स्टार अपीयर हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, और इसी वजह से हमको ऐसा देखने मिलता है कि वो जो स्टार है वो एक्चुअल पोजीशन से हायर पोजीशन में देखने मिलता है। क्यों? हमने क्या बोले? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई भी लाइट ट्रैवल करती है, मतलब कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, इसीलिए वो अपने एक्चुअल पोजीशन से दूर जा रही है, बराबर है। जो आपका रिफ्रैक्शन एंगल है वो आपका बड़ा हो जाता है वहां पे। इस वजह से जो स्टार है वो हमें उसके एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है और दूर दिखाई देता है। लाइक ये, समझ में आ रहा है? ये एक्चुअल पोजीशन है लेकिन ये अपरेंट है। समझ में आ रहा? फिर ड्यू टू द मोशन ऑफ द एयर, जब एयर का मोशन होता है, चेंज इन डेंसिटी
डेंसिटी में भी चेंज होता है एटमॉस्फेयर में, और टेम्परेचर में भी चेंज आता है। एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेडी, इसलिए हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, स्टेडी नहीं है, स्टेबल नहीं है, चेंज होते रहता है उसमें, लेयर टू लेयर उसकी अलग अलग लेयर में चेंजेस हमें देखने मिलते हैं। एज अ रिजल्ट उसका क्या नतीजा होता है, एज अ रिजल्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इन अ गिवन रीजन चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड रैंडमली। तो एक पर्टिकुलर अगर हम रीजन, एक पर्टिकुलर अगर हम एरिया, एक ऐसा कंसिडर करते हैं, ऐसा सेक्टर, एरिया, रीजन, तो वहां पे आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वो चेंज होते दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ की मोशन होता है एयर का। दूसरी बात, चेंज इन द डेंसिटी होता है और टेम्परेचर में भी चेंजेस आता है, इस वजह से रिफ्रैक्शन में भी चेंजेस आएगा, डायरेक्शन चेंज होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो रहा है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है मतलब कि वहां पे आपको जो स्टार की पोजीशन है वो भी अलग अलग दिखाई देगी, ठीक है। हेंस द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार एंड इट्स ब्राइटनेस इज चेंजेस स्लाइटली, इसीलिए जो अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार है और उसकी ब्राइटनेस दोनों भी चेंजेस होती है, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं लेकिन होती है, स्लाइटली चेंज होती रहेगी, बिकॉज ऑफ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है। समझ में आया? हाँ, इन दिस वे ड्यू टू द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसी प्रकार से बिकॉज ऑफ की एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, एयर में हमें चेंजेस देखने मिलते हैं, इसी वजह से जो स्टार है वो भी हमें ट्विंकलिंग दिखाई देते हैं एट नाइट। स्टार्स कैसे दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग, मतलब वो चमकते हैं, मतलब थोड़े से ट्विंकल करते हैं, फिर और उसकी ब्राइटनेस कम और ज्यादा, ऐसे। समझ में आ रहा? इसको बोला जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, बहुत ही इजी है। उसके बाद में आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स अबाउट द प्लैनेट्स, कि प्लैनेट जैसे स्टार ट्विंकल करते हैं वैसे प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते। सबसे पहली चीज, प्लैनेट जो है वो हमारे अर्थ से, मतलब कि हमारे अर्थ के सरफेस से काफी पास में है, नजदीक में है एज कंपेयर टू स्टार्स। देन सेकंड, दे डू नॉट अपीयर एज अ पॉइंट सोर्स, इसीलिए वो एज अ पॉइंट सोर्स हमें अपीयर नहीं होते हैं। एंड एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स, मतलब बहुत सारे ऐसे, एक जैसा स्टार अगर एक पॉइंट सोर्स है तो प्लैनेट क्या है, ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स है जो कि कलेक्ट हुए हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, और इसीलिए ये हमें ब्राइटर अपीयर नहीं होते, इसीलिए हमें ब्राइटर और ये ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, ठीक है। Because of the changes in the atmospheric refractive index, the position as well as the brightness of individual point source changes, but average position and total average brightness remains unchanged and planet do not twinkle. वही मैंने बोला, अगर एक पॉइंट सोर्स है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से, अगर एक पॉइंट सोर्स है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से आपका जो स्टार है वो ट्विंकल होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पूरे प्लैनेट की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स है, पूरे प्लैनेट में क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स है, तो उसमें जो एवरेज चेंजेस इन ब्राइटनेस है, एवरेज, उसमें जो एवरेज ब्राइटनेस है, जो एवरेज ब्राइटनेस है उस, जो एवरेज ब्राइटनेस है उस ऑब्जेक्ट की, मतलब कि उस प्लैनेट की, वो क्या रहती, चेंज नहीं होती, वो जैसे कि वैसे ही रिमेन स्टेडी। इसीलिए प्लैनेट्स क्या नहीं होते, ट्विंकल नहीं होते, इसीलिए प्लैनेट क्या नहीं होते, ट्विंकल नहीं होते। समझ में आ रहा? उसके बाद में जो थर्ड वन वो आपको पैसेज में दिया हुआ है वो है अबाउट द सन। सन जो है वो हमें ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट क्यों अलग अलग पोजीशन पे दिखाई देता है, मतलब कि वो लाइट एक्सटेंड करता है। देखो, बाय द सनराइज वी मीन द अपीयरेंस ऑफ द सन अबव द होरिजॉन। अब ये होरिजॉन क्या है, सबसे पहले होरिजॉन एक ऐसी लाइन है जहां पे हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि अर्थ और सन दोनों भी मीट हो रहे हैं, मतलब ये आपको दिन में 2 बार देखने मिलता है। ड्यूरिंग सनराइज, जब सनराइज होता तब आपको देखने मिलता है कि अर्थ और सन एक ही लाइन में मीट कर रहा है, एक ही ऐसे डायरेक्ट पैरेलल पोजीशन में है। और जब सनसेट होता तब भी ऐसा लगता है कि अर्थ और सन दोनों भी क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, बाय सनराइज वी मीन द अपीयरेंस ऑफ सन अबव द होरिजॉन, बट when the sun is somewhat below the horizon the light ray able to reach us along the curved path। आपने देखे होंगे कि जब सुबह सुबह सनराइज होते रहता है करीब करीब 6 बजे के आसपास, तो उसके पहले ऐसे, मतलब ऐसी कर्व पोजीशन में आपकी लाइट रे ऐसी इमर्ज होते रहती है, ऐसा आपको देखने मिलता है। इमेजिन करो कि एक ऐसा कर्व पोजीशन
क्या करते रहता, रिफ्लेक्ट करते रहता। ये क्यों रिफ्लेक्ट करते रहता, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ की जो पोजीशन रहती है सन की वो बिलो द हॉरिजॉन रहती है। वो जो हॉरिजॉन एक लाइन जहां पर आपको देखने मिलता है कि सन और अर्थ का जो सरफेस है वो एक ही पोजीशन में है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही पैरेलल डायरेक्शन में है, ऐसा दिखाई पड़ता है। उसके लाइन के नीचे आपका जो सन का जो रेस है वो आपको ऐसी दिखाई पड़ती है एज अ कर्व पाथ, एक कर्व पाथ में। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ देयर रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ देयर अर्थ एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? फिर यही सेम हमें देखने मिलता है ड्यूरिंग द सनसेट। अगर आज शाम में अगर सनसेट होता है तो आपने देखना है कि जो हॉरिजॉन के लाइन के नीचे अगर सन चला गया बिलो द हॉरिजॉन तो आपको जो सन है वो तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन पूरे आसमान में जो ब्राइटनेस है वो फैल जाती है। लाइक अबाउट हम बात करेंगे हल्का सा ऑरेंज और ब्राउनिश कलर का। समझ में आ रहा है? वो उस ब्राउनिश, एकदम ब्राउनिश नहीं, लेकिन ऑरेंज कलर का जो पूरा का पूरा सन है, येलोइश और ब्राउनिश, डार्क येलोइश और ब्राउनिश ऑरेंज, वो ऐसा आपको पूरी रेस जो है, लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करती है, कहाँ डिस्पर्स होती है पूरे के पूरे स्काई में। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। समझ में आ रहा है? तो ये सब आपको सन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हॉरिजॉन का मीनिंग क्लियर कर लेना। हॉरिजॉन का मीनिंग होता है कि ऐसी लाइन जहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ता है कि सन जो है वो अर्थ के साथ में मीट करना। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये आपको देखना है, ये पढ़ के रखना है अच्छे से। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है उसमें, इसीलिए ओरली बता दिया मैंने उसको। आपने क्या करना है, टेक्स्ट बुक से रीडिंग करते हुए उसको समझते चलना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। हाँ, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे, साथ ही साथ में देखेंगे अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो।